पेट रोग संपूर्ण इलाज। दोस्तों नमस्कार, AK मौर्य। दोस्तों, हमें पेट की बीमारी क्यों होती है, पहले तो इस पेट के पूरे प्रकरण की जानकारी के लिए अब ये जो हमारा वीडियो चल रहा है ये पार्ट 1 है, पेट रोग पूर्ण चिकित्सा पार्ट 1। और हर पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें। इससे ये होगा कि जो भी जानकारी आपसे रिलेटेड हो सकता है कि कुछ लोगों को पेट की कुछ बीमारियां हैं, किसी को कुछ बीमारियां हैं, लेकिन अगर आपसे रिलेटेड कोई बीमारी हो और उसको समाधान के लिए आपको हेल्प मिल सके, इसके लिए सारी वीडियो आप देखते रहें। इससे जानकारी आपको भी मिलेगा और आप दूसरे को भी मदद कर सकते हैं जी। तो कहने का मतलब कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में तो जानकारी ज़रूरी है ही है। इसके अलावा हमारे खान पान, आहार और इसके नियम संयम क्या हैं, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग खाने पीने को लेकर के ये टाइमिंग शेड्यूल नहीं सेट कर पाते हैं कि कब सुबह उठना है, कब खाना है, कैसे खाना है, पानी कब पीना है, जबकि सबसे अहम भूमिका पानी का होता है। हमारे शरीर में 70% पानी होता है और पानी को कैसे मैनेज करेगा शरीर, और शरीर में पानी का क्या रोल होता है, बहुत बड़ी रोल है। इस पर भी एक वीडियो बन सकती है, इसके बारे में। तो आज का वीडियो हमारा पेट रोग संपूर्ण चिकित्सा के विषय में है। तो अभी जानकारी हम इसी विषय में करेंगे कि पेट के रोग को पहले तो हम कैसे ठीक करें और हमें ये बीमारी हो ही क्यों। पेट में कई ऑर्गन्स हैं, कितनी ग्रंथियां हैं, सभी ग्रंथियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और कैसे आती हैं, थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर हम रखते हैं। जैसे खाना खाने बैठे, भोजन करते समय कुछ लोग हैं हर 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद पानी 2-4 घूंट, 10 घूंट पानी पी जाते हैं, 1-2 गिलास पानी पी जाते हैं। होता क्या है, हमारा जो पेनक्रियाज है, जैसे हमें भूख लगी, पेनक्रियाज होता है अग्नाशय। अग्नाशय जब आग कहीं लगती है उस पर पानी डालो तो आग बुझ जाती है। उसी तरीके से जब अग्नाशय हमारा सक्रिय है और पेनक्रियाज को अब भोजन पचाने के लिए उसमें आग जल रही है और भोजन से ज़्यादा आपने पानी डाल दिया, तो अमाशय पर अचानक लोड पड़ती है, पूरे सिस्टम पे लोड आ जाता है और पाचन पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर के दौरान पाचन में आपकी कमजोरी आने लगती है, लीवर पे कमजोरी आएगा, सारे पाचन तंत्र पे कमजोरी आ जाती है। तो आप, बहुत लोग कहते हैं कि भैया बिना पानी तो मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, वो आदत में आपका शामिल हो चुका है। इस आदत को, अपने आप को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए और पेट के रोगों से बचने के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे सबसे फर्स्ट, सुबह जब हम उठते हैं, उठें तो कम से कम 3 पाव 4 पाव पानी, यानी 1 लीटर या आधा लीटर, पौन लीटर पानी पीना बहुत आवश्यक है सुबह खाली पेट। किस टेम्परेचर पे पीना चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं काफ़ी गर्म करके पानी पियो, सुबह सुबह ठंडा पानी पी लो। जाड़े दिन में ठंडा पानी पी लेंगे आप बीमार हो जाएंगे, सर्दी जुकाम, नज़ला, खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है। तो पानी को कैसे पिए और पर डे पीना आवश्यक है। सुबह खाली पेट आपने उठने के बाद थोड़ा सा पानी गुनगुना कीजिए। कितना गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर फैक्ट होना चाहिए। जैसे हमारे मुंह के अंदर जो तापमान है, जो टेम्परेचर है ज़बान का, उसी टेम्परेचर के बराबर पानी हल्का सा गुनगुना हो और उसको आप धीरे धीरे बैठकर पीजिए। इसके बाद आप फ्रेश होने जाइए। ये होता है सुबह की पहली पॉइंट, हमें स्वस्थ रहने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए ये हो गया। इसके बाद नाश्ता, जो भी आप नाश्ता पानी करते हैं सही है, लेकिन भोजन कैसे करें। भोजन करते समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब महसूस हो तो 1 घूंट बीच में पानी पी लें, बाकी कोशिश करें कि हमें पानी ना पीनी पड़े। भोजन करने के बाद, भोजन हमने कर लिया, बहुत लोग हैं भोजन करने के बाद हाथ धुलते हैं या पानी पीते हैं, 1 लोटा, 1.5 लोटा, 2 गिलास, 3 गिलास पी जाते हैं। उसमें होता क्या है कि जो भी आपका पेनक्रियाज या जो भी आपकी पाचन तंत्र प्रणाली जो कार्य करना शुरू कर रही है, उस पर पानी की वजह से उस पर लोड अतिरिक्त पड़ जाता है, तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। जल्दी में किसी तरीके से वो डाइजेस्ट होती है। उसको सुचारू रूप से चलने के लिए पानी पीजिए। भोजन करने के बाद 1-2 घूंट पानी पीजिए, 1-2 घूंट पानी या 3 घूंट पानी आपने पी लिया। फिर लगभग 45 मिनट बाद, 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से प्यास लगेगी। उस समय आप भरपूर पानी पीजिए, उस समय इच्छा भर पानी पीजिए। फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद पानी पीजिए, 2 घंटे बाद फिर प्यास लगती है, फिर पानी पीजिए। पानी पीते रहिए। पानी पीना तो बहुत अच्छा है, दिन भर में तो 5 लीटर से ऊपर पानी पीना ही चाहिए। पानी तो एक जीवन है, समझ लीजिए। लेकिन पानी को किस तरीके से पीना है, वो कब हमें फ़ायदा करेगी, ये मायने रखता है, मैटर ये करता है। तो ये हुआ पानी का।
दूसरी चीज़ें आजकल काफ़ी, अभी एक वीडियो में पेट के सारे बीमारियां नहीं आ पाएंगी, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से पार्ट में हमने विभाजित किया है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि वीडियो स्किप कर देने से ये होता है कि जो हो सकता है कि कुछ आपसे संबंधित कुछ बातें हों वो आपकी छूट जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे कुछ ना कुछ जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी होगी वो हल होगी इससे। दूसरी चीज़ कि अगर कोई गंभीर डिजीज हो जाती है, कोई गंभीर बीमारियां हो जाती है, तो अपने चिकित्सक से देखरेख कराएं, किसी फिजिशियन से सलाह लें और इलाज कराना ज़रूरी है। लेकिन अगर हल्की फुल्की चीज़ें हैं या कुछ ऐसी भी चीज़ें जो लंबे समय से आप उससे प्रभावित हैं, उस बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि होता है कि तिल्ली बढ़ गई, तिल्ली जब बढ़ जाती है, स्प्लीन जिसे बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं इसको, तिल्ली बढ़ जाने से जो रेड सेल्स होते हैं हमारे वो नहीं बढ़ पाते हैं, फिर रेड सेल्स के बनने के उसमें प्रोसेस में दिक्कतें आने लगती हैं। और जो तिल्ली होती है, स्प्लीन होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का अंग है, जो हमारे बाईं साइड में पसली के अंदर नीचे होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कि इसको स्वस्थ रखना ज़रूरी है। लीवर में कोई खान पान में कुछ डिस्टर्ब हुआ, लीवर डिस्टर्ब हुआ, उससे भी स्प्लीन में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण करते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है। और ज़्यादातर दिक्कत ये आती है स्प्लीन की जब हमें बुखार आता है और लंबे समय तक लगा रह जाता है, जैसे टाइफाइड वगैरह है, जो 2-2, 4-4 महीने से लोग अगर परेशान रहते हैं तो उनकी भी स्प्लीन में वृद्धि हो जाती है। स्प्लीन में बढ़ जाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी नहीं बन पाती है। तो स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, रेड ब्लड सेल्स का भी निर्माण करती है। ये बहुत ही आवश्यक और आवश्यक चीज़ है, आवश्यक अंग है। लेकिन इसकी देखभाल हम लोग आम जीवन में अपने खान पान के दौरान या दौड़ भाग के दौरान हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। जो लोग ग्रसित हैं, जो लोग अभी अल्ट्रासाउंड हुआ या सीटी स्कैन हुआ, डॉक्टर ने बताया कि ये स्प्लीन आपकी बढ़ी हुई है, लीवर में भी सूजन है, इसको ठीक कैसे करें। आम आदमी समाधान चाहता है, इसका समाधान क्या है? तमाम दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, सही है, लेकिन अगर सही तरीके से आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं अपने योगा में कि आप भर्त्सिका प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, नियमित इसको दिनचर्या में शामिल कर लें। पर डे सुबह शाम आप ज़्यादा नहीं 2-2, 4-4 मिनट आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुधार हो जाता है लीवर में और पेनक्रियाज में। की एक ट्रीटमेंट हम और बता रहे हैं नेचुरोपैथी में, जैसे प्राकृतिक इलाज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं। और आपकी ये जो स्प्लीन बढ़ जाती है और लीवर में भी सूजन आ जाती है, तो ये दोनों चीज़ें उससे सही होती है। और पेट के अन्य सूजन में भी काम करता है नेचुरोपैथी। इसमें मड़पैक एक होती है। मड़पैक का मतलब होता है कि मिट्टी का पैक, जैसे साफ़ सुथरी मिट्टी नहीं मिलती है तो एक मार्केट में मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है, इसको थोड़ी सी भिगो दें और पेट के नाभि के चारों तरफ कम से कम 4 इंच की चौड़ाई में, 4-6 इंच की चौड़ाई में चारों तरफ गोलाई में उसको लगा दें। मिट्टी की लेप को थोड़ी सी मोटी हो लगा दीजिए और उसको लगभग 4-6 मिनट 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। फिर उसके बाद एक जेल पैड ले लें। जेल पैड इलेक्ट्रिक भी आता है, कई तरह के आते हैं, उसको गर्म कर लें। या जेल पैड नहीं है तो गर्म बोतल की पानी हो उसको ले लें और एक पतला सा पेपर डाल के पेट के ऊपर, उस मड़पैक के ऊपर, और उससे सेकाई करें 45 मिनट। इसको कंटिन्यू आप 10 दिन कर लें या 15 दिन कर लें, हर तरह की सूजन खत्म हो जाती है, चाहे प्लीहा की हो, तिल्ली की या लीवर की हो। आंतों में भी स्वेलिंग आ जाती है। लंबे समय से टाइफाइड बुखार रहने की वजह से आंतों में सूजन बनने शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से आंतों में सड़न भी पैदा होने लगती है। तो पहली बात तो कोशिश ये करें कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो। कब्ज की सबसे ज़रूरत है कब्ज ख़त्म करना, और कब्ज के लिए कई चीज़ें नेचुरोपैथी में होता है। एनीमा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पेट साफ रहे, और पेट साफ होना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। और पेट साफ नहीं है तो कई तरह के नए मर्ज भी आपको पैदा होते रहते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक अंग का हमने बताया कि आप स्प्लीन की सूजन को कैसे दूर करेंगे। नेचुरोपैथी से मड़पैक लगा कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा हमारा स्प्लीन सही रहे, हमारा लीवर स्वस्थ रहे, काम करता रहे, आंतों में संकुचन बनी रहे, आंतों में दिक्कतें ना हो। जो आंतों की एक परिचालन होती है कब्ज के दौरान, वो पूरी तरीके से परिचालन उसमें नहीं बन पाती है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसमें रुकावट आने लगती है। इन तीनों चीज़ों को हमारी आंतें, स्प्लीन, लीवर
किडनी और यहाँ तक कि जो भी आमाशय, ये सारी चीज़ें जो है पेट के बहुत प्रमुख अंग हैं और शरीर का मेन फंडामेंटल पेट ही होता है। इसको स्वस्थ रखने के लिए और परमानेंट हमारा स्वस्थ बना रहे, इसके लिए कपालभाति प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम इतनी बेस्ट चीज़ है कि इससे हजारों बीमारियां दूर होती है। और कपालभाति प्राणायाम आप कर रहे हैं, साथ में भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो इतना करते रहने से आपकी आंतों की सूजन और गुर्दे में भी कुछ इन्फेक्शन है वो भी सही होता है। बस जिसको ऑपरेट ना हुआ हो, पेट का ऑपरेट ना हुआ हो, वो व्यक्ति कपालभाति कर सकता है। जिसको ऑपरेट अभी जल्दी का हुआ हो वो कपालभाति ना करे, ठीक है। भस्त्रिका कर सकते हैं और बाकी मड पैक लगा सकते हैं। मड पैक लगाने से कोई किसी प्रकार कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी आपके शरीर पे, और वो तो नेचुरल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। मड पैक आपका हर तरीके का सूजन को ख़त्म करता है, तो इसको पूरे पेट पे लगाएं, तो इससे आपकी आंतों की भी सूजन ख़त्म होगी, लीवर की सूजन ख़त्म होगी, और जो पेनक्रियाज है वो भी अपना सही से काम करना शुरू कर देगा। अग्नाशय भी सही काम करेगा, और कॉन्स्टिपेशन भी है तो उसमें भी मड पैक का रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आंतों की सूजन की वजह से ही वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और सूजन जब धीरे धीरे ख़त्म होगी तो ये सारे सिस्टम काम करना शुरू कर देंगे। और कपालभाति प्राणायाम पर डे करें, प्रतिदिन करें, योगा करें, और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें, आपको सुझाव दी जाएगी। पार्ट 1 में बस इतना ही, लेकिन पेट रोग संपूर्ण चिकित्सा पार्ट 2 में इसके आगे कुछ और अंगों के विषय में जानकारी देंगे, और पार्ट 3 में आपको नाभि चक्र संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। जो बहुत लोगों को नाभि उखड़ जाती है, कुछ वजन उठा देने से नाभि उखड़ जाती है, कुछ इधर उधर चलने से नाभि उखड़ जाती है, ऊपर नीचे जीने पे चढ़ने उतरने से नाभि उखड़ जाती है, और किसी को जो बार बार नाभि उखड़ रही है उसको कैसे ठीक करें। और नाभि उखड़ने से बहुत सारी बीमारियां होती है, बहुत ज़्यादा लीवर में दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि आंतों का दबाव जो एक नेचुरल तरीके से नाभि चक्र के नीचे आंतों का दबाव बना हुआ रहता है, एक बराबर जो सेट रहता है, वो प्राकृतिक रूप से वो बना हुआ है। लेकिन जब किसी कारण से किसी वजन को उठाने की वजह से या कहीं गिर जाने से, कोई झटका लग जाने से, जब नाभि हमारी खिसक जाती है, कभी ऊपर खिसक गई तो डायरिया टाइप का लक्षण पैदा हो जाता है, गैस बनने लगता है, नीचे खिसक गई दर्द होने लगेगा, बाएं तरफ हो गई तो भी दर्द होगा, गैस बनेगा, और एसिड बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आंतों पे जो दबाव बनी हुई होती है वो हट जाती है, तो वो अपना सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो उसको फिर से उस जगह पर स्थापित हो जाए तो आपका सारा सिस्टम मेंटेन हो जाता है। तो इसको कैसे सही करें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अनजान लोग कहीं कहीं होते हैं जो अंदाजे पे इधर उधर उसको सेट करते हैं, उसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर किसी को जानकारी ना हो कि नाभि चक्र को कैसे ठीक किया जाता है, तो बिना किसी जानकार के, किसी अच्छे सलाहकार के बिना इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, या कोई अच्छे चिकित्सक की देखरेख में इसकी चिकित्सा करानी चाहिए। कैसे इसको नाभि चक्र को सेट करते हैं अपनी जगह पे, वो पूरी प्रक्रिया आपको जानकारी मिलेगी पेट रोग संपूर्ण चिकित्सा वीडियो में पार्ट 3 में। धन्यवाद, नमस्कार।